अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है इसमें वो है डिस्पर्स फेस पार्टिकल के टाइप्स की वजह से। अब इसमें होता क्या, देखो टाइप्स वाले में, टाइप्स वाले को हमने 3 टाइप से डिवाइड किया। मैंने नाम पहले लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो किसके बेस पे है, टाइप ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल है इसके टाइप के बेस पे हमने इसे 3 टाइप में डिवाइड किया। पहला आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड या सॉल्ट। ठीक है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें। इससे क्या पता चल रहा है हमको मल्टी मॉलिक्यूलर से, कि कोई भी पार्टिकल है जिसका साइज स्मॉल साइज है। अब स्मॉल साइज कितना होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर, इससे कम वाले होने चाहिए, क्योंकि कोलाइडल की रेंज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इसके बीच में जो भी बनेगा वो कोलाइड बनेगा। तो हमने कौन से पार्टिकल लेने हैं जिसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, तो ऐसे पार्टिकल लेंगे हम और इससे आपस में कंबाइन कर देंगे, यानी ये सारे पार्टिकल आपस में क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। अब छोटे छोटे क्या होंगे, कंबाइंड होते हुए इस रेंज में आ जाएंगे कि इसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, यानी कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाए, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। तो इस तरीके के कोलाइड को हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे गोल्ड का सॉल्ट बना सकते हो आप, और आपका सल्फर का सॉल्ट बनता है जो, वो इसका एग्जांपल है, सल्फर एंड गोल्ड सॉल्ट। इसमें क्या होता है, इसके पार्टिकल छोटे होने चाहिए पहले, और इसको आपस में कंबाइन कराओगे आप। जो स्मॉल पार्टिकल होंगे उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, पार्टिकल्स कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होने के बाद किस रेंज में आ जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएंगे, तो यानी कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो जाएगा। तो इस तरीके के कोलाइड को हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड या सॉल्ट। तो ये पहला समझ में आया आपको कि छोटे पार्टिकल से हमने बड़ा बनाया, तो उसको मल्टी मतलब बहुत ज्यादा, मल्टी मतलब ज्यादा। तो मल्टी कैसे लिया हमने, छोटे पार्टिकल को लिया, उसी को हमने कंबाइन कराया और किस रेंज में ले आए, कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में ले आए, यानी हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया। तो इस तरीके के कोलाइड को हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को, एनी डाउट, बताओ यस नो, आगे बढ़ जाऊं। नो सर। अब इसके बाद है नेक्स्ट वन इज मैक्रो। देखो इसी के नाम से कई चीजें जो अपने ही नाम से बताती है। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। अगर मैक्रो वर्ड कहीं पे भी आ गया तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, कोई भी चीज जो बड़ी होगी, और माइक्रो वर्ड आ गया तो उसका मतलब होता है छोटा। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, इसका मतलब अब क्या है, देखो पहला टाइप हमने क्या लिया कि छोटे लिए उसको बड़ा बना दिया, अब की बार हमने उल्टा कर दिया। अब हमने देखा कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जिसका साइज बड़ा है, लार्ज पार्टिकल ले लिया, यानी जिसका साइज काफी बड़ा है। अब इसको हमने किसी सुटेबल सॉल्वेंट में मिलाया, सुटेबल सॉल्वेंट में मिलाया। अब उसमें मिलाने से क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। जैसे आपने कोई चीज देखी, बड़ी चीज थी, उसे पानी में मिलाया तो टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में आ जाते हैं। तो ये डिसोसिएट होके किस रेंज में आ जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएंगे, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो हमारा एम क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, कोलाइडल स्टेट पढ़ रहे हैं। तो घूम फिर के बात वहीं आएगी। तो जब लार्ज पार्टिकल्स होता है उसको डिसॉल्व करते हैं सुटेबल सॉल्वेंट में, और ये डिसोसिएट होके किस में आ जाता है, कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाता है। तो उस तरीके के कोलाइड को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, और प्रोटीन हो गया। प्रोटीन बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है इसका, तो मैक्रो है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इसको तोड़ते हो आप छोटे छोटे पार्टिकल में। ठीक है, तो इस तरीके से जब बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़ा कंपाउंड होता है, और आप उसे किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके, मेन काम क्या है, इसको इस रेंज में लाना। किस रेंज में, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तभी मैंने कहा कि किसी भी चीज को मैं फिक्स नहीं कह सकता कि ये कोलाइड है या नहीं है,
हम उसकी स्टेट को देखेंगे कि उसके पार्टिकल का साइज क्या है। अगर वो इस पार्टिकल के साइज में आ रहा है तो वो कोलाइडल स्टेट है, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो इसलिए हम फिक्स नहीं कह सकते किसी को। तो जैसे हमने देखा कि इसका साइज बड़ा है, वैसे ही हमने इसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, जिसका साइज किसके रेंज में आ गया, कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ गया। तो इसलिए हम इसे कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो ये कोलाइड बनाने का एक तरीका है। तो समझ में आया मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, कि जब हम क्या करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को लेंगे, लार्ज कंपाउंड को लेंगे, लार्ज चीज को लेंगे किसी, और उसे किसी सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स करके टूट जाएगा और डिसोसिएट हो जाएगा। बड़ी चीज होगी तो टूटेगा, छोटी चीज होगी तो जुड़ जाएगी, लेकिन कुल मिला के हमें क्या करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट। दोनों ये आसान थे, तीसरा वाला मुश्किल है, बस थोड़ा तीसरा सबसे मुश्किल होता है इसमें। फिर भी एक बार देखो, ये आपने वैसे पढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन हो जनरेट तो आप पूछ सकते हो उससे। एसोसिएटेड कोलाइड, देखो ये दोनों से हटके है। ये क्या कहता है, देखो एसोसिएटेड कोलाइड में कहता है कि जब आपने उसे लो कंसंट्रेशन में लिया, लो कंसंट्रेशन में, तो वो क्या करता है, नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अब ये कैसे, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे आपने डिटर्जेंट लिया, ठीक है, और ये एक कोई भी वेसल ले लिया आपने घर में, और इसमें पानी भर दिया, यहाँ तक ये पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी भर दिया। अब इसमें पानी भरा हुआ है और आपने क्या किया, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला यहाँ से। अब क्या होगा, झाग निकलना स्टार्ट हो जाएगा क्या। आपने डिटर्जेंट डाला, ये पानी भरा हुआ है, इसमें डिटर्जेंट डाला, तो क्या इसमें से लेदर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि जब लो कंसंट्रेशन होती है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। वो ऐसे दिखाते हैं, जब आप बुक में दिखाओगे तो आपने देखा होगा 100 पार्टिकल इस तरीके से दिखा होता है, ऐसे ही दिखाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है उसकी। तो नॉर्मल कंडीशन का मतलब जब आपने कम डाला है, अब थोड़ा सा डालोगे तो इसमें झाग थोड़ी दिखेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो जब लो कंसंट्रेशन होती है तो कहता है कि ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन। लेकिन जैसे आपने इसकी हाई कंसंट्रेशन करी, आपने डिटर्जेंट और ज्यादा डाल दिया इसमें, अब क्या होगा, जैसे डिटर्जेंट और ज्यादा डाला, अब यहाँ पे झाग निकलना स्टार्ट हो गया। यानी कि क्या हुआ, कि जो इसके पार्टिकल होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट मतलब जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट हो गए। ये से ये पार्टिकल है, आपने देखा होगा इस तरीके से दिखाते हैं, फिर ये ऐसे जब डस्ट पार्टिकल को चारों तरफ से घेर देते हैं, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होने के बाद किस रेंज में आ जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाते हैं। यानी अब ये क्या बना देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था सॉफ्ट सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो ये कोलाइडल की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों करने लगता है, देखो कि जो ये मिसेल बना था, इसे मिसेल कहते हैं, तो ये जो है आपका, इसका जो साइज होता है उसका रेंज कोलाइडल पार्टिकल के रेंज के बराबर होता है, इसीलिए हम इसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये कब हुआ, जब हमने कंसंट्रेशन ज्यादा डाली, यानी आपने डिटर्जेंट ज्यादा डाला तभी तो झाग दिखेगा आपको। थोड़ा सा डालोगे तो कहां से दिखेगा झाग, फिर तो पता ही नहीं चलेगा उसका डिटर्जेंट कहाँ गया। तो वो कहता है लो कंसंट्रेशन में कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे आप उसकी हाई कंसंट्रेशन डालोगे तो वहां पे एग्रीगेट्स बनना स्टार्ट होते हैं, और उससे क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, यानी ये कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। द कोलाइड इन विच the substance behave like a normal electrolyte at lower concentration, but at higher concentration it aggregate and behave like a colloidal solution. तो this type of colloid is called associated colloid, और बेस्ट एग्जांपल है इसका सॉप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, कौन से उसमें, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप में पढ़ा था आपने। इसमें क्या होता है, देखो ये जो एग्रीगेशन बनता है इस तरीके से, ये कैसे बनता है, ये हो गया, ये हो गया, तो ये एग्रीगेशन बनता है एक हिसाब से। ये चारों तरफ से जैसे डस्ट पार्टिकल को आपने देखा होगा कि ये 15-20 लड़के आए और इसको उठा के ले गए फिर यहाँ से,
ठीक है, तो ये डस्ट पार्टिकल होता है और ये सोप के एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीगेशन हो गया। इसमें एक वर्ड आता है CMC। CMC मतलब क्या होता है? CMC होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं CMC। इसका मतलब हुआ कि वो मिनिमम कंसंट्रेशन, क्योंकि अब हमें तो पता नहीं है कि कितने देर में लेदर प्रोड्यूस होगा, हमें तो पता नहीं है, लेकिन वो कौन सी मिनिमम कंसंट्रेशन है जहां पे ये मिसेल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा ही, आप थोड़ा सा डालोगे डिटर्जेंट तो पता भी नहीं चलेगा, आपने चुटकी भर डाला एक पूरे बाल्टी में तो उसका तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। तो हमें क्या पता चलेगा कि कितने कंसंट्रेशन में, मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए कि झाग बनना स्टार्ट हो जाए, यानी मिसेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसमें मिसेल्स फॉर्मेशन होती है, द मिनिमम कंसंट्रेशन इन विच मिसेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन, या शॉर्ट में लिखा होता है बुक में CMC, यानी क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। तो जहां पे झाग बनना स्टार्ट होगा तो मिनिमम कौन सी कंसंट्रेशन है, कुछ ना कुछ तो मिनिमम होगी। जैसे हर एक में क्वालिफाइंग करने के लिए हम कहते हैं मिनिमम 33 मार्क्स लाने तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, या मिनिमम इतनी चीज चाहिए तब आप ये कर पाओगे। तो कुछ ना कुछ मिनिमम होता है हर एक में, और मैक्सिमम 100% हो गया। तो यहाँ पे भी जो मिनिमम कंसंट्रेशन होगी जहां पे मिसेस बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं CMC, यानी क्रिटिकल मिसेस कंसंट्रेशन। और इसमें जो कंसंट्रेशन टेम्परेचर होता है उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, यानी कि सारी चीज देखी जाती है, कंसंट्रेशन को भी देखेंगे, टेम्परेचर को भी देखेंगे। तो वो टेम्परेचर होता है अबव विच, जिसके ऊपर क्या होगा, मिसेल्स फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सारा काम मिसेल्स या इस झाग का ही तो है, इसी की वजह से तो क्लिनसिंग एक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर के अबव क्या होगा, मिसेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं CMC, यानी क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। तो द टेम्परेचर अबव विच द मिसेल्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, और द कंसंट्रेशन द मिनिमम कंसंट्रेशन इन विच मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड CMC। तो ये दो वर्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं इसमें से। ठीक है, अब ये क्लींसिंग एक्शन बताना है तो मैं बता दूंगा, अगर आपको क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा ढंग से तो ये क्लींसिंग एक्शन का ही पूरा वो है इसमें आपके पास, कि क्लींसिंग एक्शन है जो आपका, उसमें जो सोप पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन वाले, जैसे C17H35 COO माइनस का Na, या सोडियम स्टोरेट होता है ये। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन को इस तरीके से दिखाते हैं जनरली, यानी कि ये जो आपको ये जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, ये एक कार्बन की है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बाकी ऑटोमेटिकली इसमें H लगे हुए, ये अंडरस्टूड होता है। तो इसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो जितने आपको बैंड दिखाई देंगे उतने कार्बन है, जैसे मैंने 17 कार्बन बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और उसके बाद ये। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्यों किया गया, ऐसे सहूलियत के लिए। अब हर बार इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, 17 कौन लिखेगा, तो हमने इसको आसान बनाने के लिए क्या किया, जिगजैग मेथड यूज किया। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन लगे हुए, और कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो इसीलिए हम इसे इस तरीके से दिखाते हैं। और ये वाला पोर्शन आपका कौन सा हो गया, पोलर वाला, जिसमें चार्ज है, और जिसमें चार्ज नहीं है उसे कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, आपको मैंने उसमें बताया था लाइक डिसॉल्व लाइक में, जो जैसा है वैसे ही पसंद करेगा। ठीक है, तो नॉन पोलर वाला नॉन पोलर को पसंद करेगा, पोलर वाला पोलर को पसंद करता है। तो जो भी डस्ट या जो डर्ट पार्टिकल आपके क्लॉथ में होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ध्यान रखना। तो जैसे ये डस्ट पार्टिकल है ये नॉन पोलर होता है, तो इसके साथ कौन अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, इसे टेल कह सकते हैं, ये हेड हो गया आपका। तो ये पोर्शन इसमें अटैच हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग इसके साथ बहुत अच्छी है। रीजन सेम है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे, ऑयल होंगे, ये ऑर्गेनिक होते हैं और नॉन पोलर होते हैं, ध्यान रखना।
जो भी आपके क्लॉथ में जो डस्ट लगा होता है, जो भी चीज होगी वो जनरली नॉन पोलर होती है। और तो इसमें जो नॉन पोलर वाला पार्ट है वो उसके साथ कंबाइंड होगा, और ये पोलर वाला कहाँ चला जाएगा, बाहर, क्योंकि इसकी वाटर के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी। वाटर कैसा होता है, पोलर होता है, ठीक है। ये माइनस चार्ज है तो हाइड्रोजन में यहाँ प्लस होगा, ये हाइड्रोजन प्लस, तो जिसके जिसके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी वो उसके साथ कनेक्ट होगा। तो जो पोलर वाला है वो वाटर के साथ कनेक्ट करेगा, तो ये बाहर कनेक्ट होता है अच्छा। और जो ये नॉन पोलर वाला होता है ये नॉन पोलर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। ये सारा गेम किसका है, बॉन्डिंग का है। देखो ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ अच्छी बॉन्डिंग, तो इस तरीके से ऐसे दिखा देते हैं, जो आपने क्लास 10th में भी देखा होगा, ऐसे दिखा देते हैं। तो ये जो पूरा प्रेजेंटेशन होता है इसे कहते हैं मिसेल्स फॉर्मेशन, मिसेल्स। तो इस तरीके से मिसेल्स बन जाता है। तो ये कब होगा, जब हायर कंसंट्रेशन होगा। और जब लो कंसंट्रेशन आपने रखा है तो लो कंसंट्रेशन में इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ऐसे होंगे। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों है, इसका हेड नीचे क्यों है, क्योंकि नीचे क्या है, वाटर है। देखो वाटर है नीचे, तो वाटर के साथ किसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, जो पोलर वाला होगा। क्यों, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है, तो पोलर की पोलर के साथ अच्छी जमती है। इसीलिए जब नॉर्मल पानी होगा, कम कंसंट्रेशन होगा, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, ये नीचे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसी के साथ वाटर कंबाइंड होगा, इसमें चार्ज है माइनस का, ये प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जब आपने क्या किया, कोई डस्ट पार्टिकल को लाए या कोई ऑयल था, कोई भी चीज थी ऑर्गेनिक की, तो उसमें कौन सा पार्ट जुड़ रहा है, ये हाइड्रोकार्बन वाला जो नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये इसको सराउंडेड करेगा, सराउंडेड करने के बाद इसके फोर्स को वीक कर देता है, क्योंकि ये कंबाइंड हो जाएगा तो क्लॉथ से जो उसकी पकड़ होती है वो कम हो जाएगी। आपको सोचो, आप हो और ए आपका दोस्त था, और बी आया और बी ने आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनानी स्टार्ट कर दी, तो क्या हुआ, आपकी दोस्ती ए के साथ क्या होगी, फिर कम हो जाएगी, फिर आप ए को भूलने लगोगे। अगर बी अच्छा आ गया आपके पास तो ए को आप क्या करोगे, भूल जाओगे धीरे धीरे करके। तो ये बॉन्डिंग आपकी बी के साथ अच्छी हो जाएगी और ए क्या होगा, छूट जाएगा। तो पहले जो नॉन पोलर था और डस्ट के साथ उसकी बॉन्डिंग थी, उसके साथ कौन आया, ये बी आया, जो पावरफुल होता है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, नॉन पोलर वाला पार्ट, ये इसके साथ जुड़ा, इसने चारों तरफ से उसे सराउंडिंग किया, इसके साथ कंबाइंड हुआ, फिर इसको इजिली यहाँ से क्या किया, रिमूव करवा दिया। तो ये इजिली इसके साथ रिमूव हो जाएगा और क्लॉथ छोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे क्लींसिंग एक्शन करते हैं। थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि ये मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा पहले ही, ठीक। तो यहां तक सबको समझ में आया या इसको डिटेल से बताऊं, क्लियर होगा, वैसे क्लास 10th में भी था। रिप्लाई करो यस नो, और कोशिश करो खुद अपनी लैंग्वेज में लिखने की, क्योंकि जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतनी आपकी कमांड अच्छी होगी। आप दूसरे के शब्द, अगर मेरे शब्द उसे समझो, पहले उसकी उसके थीम को समझो और फिर अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर दो। जो भी चीज है उसे समझो पहले और अपनी लैंग्वेज बना दो। अब हम कौन से बुक की पूरी लैंग्वेज लिख देते हैं, हम उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि इसकी यही डेफिनेशन है तो वही लिखनी है, उसको क्या किया मैंने, समझा और उसको अपनी तरीके से चेंज कर दो। जैसे मैंने कहा CMC या कोई भी चीज ले ली, अब इसका मतलब मैंने समझ लिया कि जिसमें मिसेल्स बन रहा है उसमें से, अब मैं इसको कैसे भी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ना कि मेन काम क्या है, कि मिसेल्स वैसे नहीं बन जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन मिनिमम ऐसी होनी चाहिए जहां पे बनेगा, अदरवाइज ये बन नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दूंगा। तो जितना आप अपनी लैंग्वेज यूज करोगे उतना आपका सब्जेक्ट में कमांड अच्छा होगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और जितना आप चीज रटी रटाई चीज को करोगे तो आपको भूल जाओगे आप उस एग्जाम में जाते ही, फिर वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक को लो, उसके पॉइंट बनाओ, जैसे मैंने बनाए हैं उसके पॉइंट बनाओ सीक्वेंस से, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसको लिया तो क्यों लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी इसकी भी कमांड आ जाएगी। अब मैं एक पोर्शन और ले लेता हूँ थोड़ा सा आपको। मैंने आपको कहा था प्रिपरेशन का, अब देखो कितनी हेडिंग बची है बस इसमें। एक प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में क्या करेंगे हम, किसको बनाएंगे, लायोफोबिक को, क्योंकि ये बन नहीं रहा था तो इसको हमने बनाना है। और लायोफिलिक आसानी से बन रहा था तो उसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, लायोफिलिक बन गया, तो उसे तो बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लायोफोबिक बनता नहीं है, तो इसको बनाने के मेथड्स हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड टू फॉर्म लायोफोबिक सॉल्ट। तो यहाँ पे इसके मेथड को डिस्कस करेंगे हम। जनरली दो मेथड्स होते हैं इसमें, एक होता है डिसइंटीग्रेशन मेथड
यानी किसी चीज को, बड़ी चीज को लाए आप तोड़ दो, दो ही मेथड है। या फिर दूसरा कंडेंसेशन मेथड, यानी छोटी चीज होगी उसे जोड़ के आप बड़ी चीज बना दो। देखो दो ही मेथड है हमारे पास, बड़ा चीज है उसे तोड़ के छोटा बना दो, या छोटी चीज है उसे जोड़ के बड़ा बना दो। तो यहाँ पे भी लायोफोबिक को बनाने के दो मेथड है, एक को डिस्पर्सन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं, मतलब तोड़ने वाला, डिसइंटीग्रेट कर दो उसे, डिवाइड कर दो उसे, तोड़ दो उसे। तो बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में लाना है हमने, पहली चीज। दूसरा, जो छोटे छोटे पार्टिकल है इसको कंबाइन कर दो, इसको कंबाइन करके बड़े में लिया, उसे कहते हैं कंडेंसेशन मेथड। तो अब इसको अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। कंडेंसेशन मेथड क्या हुआ कि द मेथड इन विच small particles combined to form colloidal particles। डिसइंटीग्रेशन मेथड या डिस्पर्सन मेथड क्या हुआ कि इन विच लार्ज पार्टिकल डिसोसिएट या ब्रेक डाउन इनटू द पार्टिकल हैविंग कोलाइडल रेंज, या कोलाइडल पार्टिकल्स में आ जाएगा, तो उसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो ओवरऑल क्या है, कैसे भी लैंग्वेज बना सकते हो, मेन क्या उसे समझना है। जिसको समझ में आ गया उसको डिफाइन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसको कैसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप लोग। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड के भी यहाँ पे आपके पास तीन मेथड हैं, एक है मैकेनिकल मेथड है, दूसरा है इलेक्ट्रो। जैसे इलेक्ट्रो जहाँ पे भी वर्ड आ गया तो समझ जाओ कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, तो इलेक्ट्रो वर्ड किसी के भी साथ जुड़ जाएगा तो वो समझ जाओ आप ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगेगी ही लगेगी कहीं से भी। और तीसरा इसमें आता है पेप्टाइजेशन। तो एक है प्रिपरेशन, फिर है प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और प्यूरिफिकेशन, एप्लीकेशन। तो मेन इसके ब्रॉडली 4 टाइप्स बचे हैं आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन के, ठीक है। तो यहां तक जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, किसी को कोई डाउट है, कुछ चीज पूछनी है दोबारा, कोई हेडिंग या कोई टॉपिक, तो मुझे पूछ सकते हो आप। बताओ कोई भी चीज जो आपको ना आई हो समझ में, आपको लगा तो मुझे पूछो। पढ़ना जरूर है और अपनी लैंग्वेज में कोशिश करो। अगर आप चाहते हो कि आप सीखना है तो जितनी चीज मैंने बता रहा हूँ उसको सुनो पहले और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगी, मतलब काफी टाइम तक याद रहेगी। और जो दूसरे की लैंग्वेज यूज करोगे या अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो आपको ज्यादा याद रहेगा। दूसरी लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज पढ़ो या टीचर की पढ़ोगे तो वो कम टाइम तक याद रहती है। बताओ, रिप्लाई करो यस नो, आया ये समझ में या कोई टॉपिक रह गया, मतलब कोई चीज ना आई हो आपको। 3 पोर्शन है तो अप्रोक्सीमेट 2-3 डेज और लगेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगा या आप देखो और फिर उसको हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर को आगे। रिप्लाई करो यस नो, आया या नहीं आया, आया तो यस, नहीं आया तो नो। यस सर। आया। कोई चीज टफ लगी आप लोगों को इसमें? तब केवल क्या है इसमें याद करने का लर्निंग पोर्शन है, क्योंकि मैंने कहा था फर्स्ट 4 चैप्टर ही हमारे पास क्या होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप है, बाकी सब थ्योरेटिकल टाइप है। तो मैं ऑफ करता हूँ इसको, मीटिंग को अब यहीं पे। कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो इंडिविजुअल उसमें, ठीक है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।